હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠ 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। तो चालो शीखिए धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 2 हम भी बने महान। सौप्रथम આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। सवाल नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? જેવી રીતે બીજાનો જીવ બચાવવો એ આપણું કર્તવ્ય છે, આવી રીતે તમે કઈ કઈ વાતોને આવું કર્તવ્ય માનો છો તે લખવાનું છે। તેના જવાબમાં લખી શકીએ, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1, किसी को दुख न पहुँचाना। 2, बड़ों का सम्मान करना। 3, अन्याय को सहन न करना। 4, कभी भी किसी को धोखा न देना। 5, देश की सेवा करना। 6, अनुशासन का पालन करना। आ बधी बातों आपणुं कर्तव्य है। सवाल नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। सवाल नंबर 4, आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का भेदभाव, समाज में गरीब अमीर का भेदभाव, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेदभाव रखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सवाल नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तेना जवाब में लखीशु, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। सवाल नंबर 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए गए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। आप प्रामाणिक इंसान किसको कहते हैं, वो बात यहाँ लिखनी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, अपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तमारे तमे कोई घटना के प्रसंग वाँच्यो होय, सांभळ्यो होय के जोयो होय ते तमारे तमारा वर्ग में रजू करवानो छे अने आ प्रसंग तमारे तमारी मातृभाषा में तमारी नोटबुक में लखवानो छे। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी भी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच लिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला।
वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 चर्चा कीजिए। 1. यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? અહીંયા આપણે ચર્ચા કરીને લખવાનું છે। જો પક્ષીઓ બોલી શકતા હોત તો આપણે ઝાડ કાપીએ છીએ તેના વિશે આપણને પક્ષીઓ શું કહેતા હોય તે વિચારીને અહીંયા લખવાનું છે। હું લખું એવું જ લખવું જરૂરી નથી, તમે તમારા વિચાર મુજબ જવાબ લખી શકો છો। कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर वो कहते, कौवा कहता, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल कहती, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता कहता, इसी पेड़ की डालियों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा करके इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौवा मुझसे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया, अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल कहती है, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है, पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ से आएगा? इसीलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो, ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। આવી રીતે પક્ષીઓ મારી સાથે ચર્ચા કરતા હોય। હું અહીંયા મેં લખેલા જવાબ લખવા જ જરૂરી નથી, તમે ટૂંકાણમાં પણ જવાબ લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? तेना विचारों लखी शकाय। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती है। हे प्रभु अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। धरती આવી કંઈક ફરિયાદ કરતી હોય। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કો પઢીએ और लिखिए। અહીં આપેલો પરિચ્છેદ તમારે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને ફરીવાર લખવાનો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ में से उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। અહીંયા ફકરો આપેલો છે તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને કૌંસમાં આપેલા વિરામ ચિહ્નનો યોગ્ય જગ્યાએ ઉપયોગ કરી આ ફકરો ફરીથી લખવાનો છે। આપેલા ફકરાને विराम चिन्ह साथे आ मुजब लखी शकाय। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान है, बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। આવી રીતે આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી ફકરો ફરીથી લખીશું। ત્યારબાદ બીજો ફકરો આપેલો છે। આ ફકરાને પણ योग्य विराम चिन्ह मूकी फरीथी लखी शकाय आ मुजब। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है।
जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? આવી રીતે આપણે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી ફકરો ફરીથી લખીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। सवाल नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। सवाल नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तेना जवाब में लखीशू, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सवाल नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तेना जवाब में लखीशू, इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। सवाल नंबर 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तेना जवाब में આપણે લખીશું, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। सवाल नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तेना जवाब में लखीशू, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सवाल नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार है? तेना जवाब में लखीशू, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। सवाल नंबर 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तेना जवाब में लखीशू, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। सवाल नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तेना जवाब में આપણે લખીશું, हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृधः कस्य स्विद धनम। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। सवाल नंबर 2, रानड़े को किसने रोका और क्यों? तेना जवाब में लखीशू, रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। सवाल नंबर 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तेना जवाब में આપણે લખીશું, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। सवाल नंबर 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3,
उचित विकल्प के सामने गोला એટલે કે गोल राउंड कीजिए। एक, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? તેના જવાબ માટે 4 ઓપ્શન છે, 58, 54, શિવલિંગ કે રૂપિયા। સાચો જવાબ થશે 54 દી। તો આપણે 54 સામે આપેલા રાઉન્ડમાં રંગ પૂરીશું। સવાલ નંબર 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? તેના જવાબ માટે 4 ઓપ્શન આપેલા છે, હઝરત અલી, સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે કે મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે। સાચો જવાબ થશે મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે હતા। सवाल नंबर 3, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? તેના જવાબ માટે 4 ઓપ્શન આપેલા છે, નિમંત્રણ પત્ર, પહચાન પત્ર, રાશન કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ। સાચો જવાબ થશે निमंत्रण पत्र देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। सवाल नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? તેના જવાબ માટે 4 ઓપ્શન છે, विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच के सभागृह। साचो जवाब थशे मंच तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। सवाल नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? તેના જવાબ માટે 4 ઓપ્શન છે, કોચ, मैनेजर, कप्तान और डॉक्टर। साचो जवाब थशे कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। હવે ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં આપેલા શબ્દોમાંથી આપણે સમાનાર્થી શબ્દોની જોડી બનાવવાની છે અને દરેક શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તેના જવાબમાં આપણે આ મુજબ લખી શકીએ। 1, કામયાબી, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ સફળતા થશે। તેના આધારે વાક્ય બનાવીશું। 1, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। મારે અહીંયા થોડીક ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, તમારે અહીંયા આ ચોકડીની નિશાની બદલે બરાબરની નિશાની કરવી જોઈએ। જ્યારે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ છીએ ત્યારે બરાબરની નિશાની આવે છે અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ છીએ ત્યારે ચોકડીની નિશાની આવે છે। મારે અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ છે, તમારે અહીંયા બરાબરની નિશાની કરવી। ત્યારબાદ 2, ખ્યાલ, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ વિચાર થશે। તેના આધારે વાક્ય આ મુજબ બનાવીશું। 1, आपका ख्याल अच्छा है। બીજું વાક્ય થશે, आपका विचार अच्छा है। 3, नुकसान, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ હાનિ થશે। વાક્ય બનાવીશું। 1, राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। 3, प्रसिद्ध, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ વિખ્યાત થશે। તેના આધારે વાક્ય બનાવીશું। 1, પાલિતાણા गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, પાલિતાણા ગુજરાત કા વિખ્યાત તીર્થ સ્થળ છે। મેં અહીંયા જે વાક્ય બનાવ્યા છે તે જ વાક્ય બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમને મનગમતા વાક્ય બનાવી શકો છો। 5, જાંચ, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ પરીક્ષણ થશે। તેના આધારે વાક્ય બનાવીશું। 1, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। 6, अमीर, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ ધનવાન થશે। તેના આધારે વાક્ય બનાવીશું। 1, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। અહીં આપણા પાઠ 2 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8 ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે પ્લેલિસ્ટમાંથી જઈને મેળવી શકો છો। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।